नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान विषय के संदर्भ में, जो कि आपका बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर है। राजनीति विज्ञान का मूल आधार, उसी के संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही थी। हमने पिछली कक्षाओं में, हमारी पिछली 2 कक्षाएं हो चुकी है। एक व्यवस्थापिका की उत्पत्ति के संदर्भ में, सरकार के अंगों के संदर्भ में, कार्यों के आधार पर जिस प्रकार से सरकार के आधार 3 अंगों में विभाजित किया गया है, सरकार की डेफिनेशन। इसके अलावा हम बात करें तो व्यवस्थापिका के विश्व में किन किन देशों में किन किन नामों से जाना जाता है, उनके संदर्भ में हमारी पहली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम बात करें जो हमारी पिछली कक्षा थी कल, उसमें हमने व्यवस्थापिका के संदर्भ में पढ़ा, व्यवस्थापिका के कार्यों के संदर्भ में पढ़ा कि व्यवस्थापिका के परंपरागत कार्य और आधुनिक कार्य दोनों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। देखिए, कार्यों के आधार पर 2 प्रकार से जो विभाजन किया गया है, एक परंपरागत और दूसरा आधुनिक। परंपरागत के अंतर्गत जो उनके काम, विधि संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, वित्तीय संबंधी कार्य, संविधान संशोधन संबंधी कार्य, इस प्रकार के कार्य आते हैं जिनका हमने विस्तार पूर्वक पिछली कक्षा में अध्ययन किया है। इसके अलावा हमने पिछली कक्षा में आधुनिक कार्यों के संदर्भ में, आधुनिक कार्यों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार वैधता के रूप में, वैधता प्रदान करने के रूप में कार्य करती है, न्याय के रूप में कार्य करती है, किस प्रकार से आधुनिक कार्य किए जाते हैं व्यवस्थापिका के बारे में, उन सभी का हमने विस्तृत रूप से अध्ययन पिछली कक्षा में किया है। देखिए, आपकी अगर क्वेश्चन आए व्यवस्थापिका के कार्यों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्वेश्चन इस प्रकार से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्वेश्चन आए व्यवस्थापिका के कोई 2 प्रमुख परंपरागत कार्य लिखिए, या व्यवस्थापिका के प्रमुख 2 कार्य लिखिए। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? अगर आलोचनात्मक परीक्षण बड़ा क्वेश्चन आए, तो बड़ा क्वेश्चन आए तो वहाँ पे तो आपको करना है परंपरागत कार्य और आधुनिक कार्य दोनों का विस्तार पूर्वक वर्णन। देखिए किस प्रकार से करेंगे आप। सबसे पहले आलोचनात्मक परीक्षण आए तो व्यवस्थापिका की परिभाषा, व्यवस्थापिका का अर्थ, व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, यह लिखेंगे। इसके बाद में व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य कानूनों का निर्माण, फिर इसके बाद में आपको लिखना होगा व्यवस्थापिका को किस देश में किस किस नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में आप लिखोगे व्यवस्थापिका को कार्यों के आधार पर, व्यवस्थापिका के कार्यों के आधार पर 2 प्रकार के हम विस्तृत अध्ययन करने पर कार्य पाएंगे, एक परंपरागत कार्य और एक आधुनिक कार्य। फिर हम परंपरागत कार्यों का विस्तृत अध्ययन, विस्तृत उनके बारे में लिखेंगे, उसके बाद में आधुनिक कार्यों के बारे में लिखेंगे। ऐसे लिखने के बाद में हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन से किस प्रकार के कार्य हैं और इनका महत्व क्या है। इसी प्रकार से हमने कल बात की थी, और आज अब हम बात करेंगे किसके संदर्भ में। आज का हमारा
जो टॉपिक होगा वो होगा व्यवस्थापिका का संगठन व व्यवस्थापिका के जो सदनात्मक व्यवस्थापिका है उसके पक्ष में हम तर्कों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी उसके पक्ष में हम कुछ तर्क रखेंगे। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले व्यवस्थापिका के संगठन के संदर्भ में। हम देखने को मिलेगा हमें विश्व में बहुत सारे देशों में कहीं पर एक सदनीय व्यवस्था तो कहीं पर द्विसदनीय व्यवस्था। तो हम जो हमारी व्यवस्थापिका है उसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक सदनीय व्यवस्थापिका और द्विसदनीय, यानी कि जिसमें दो सदन होते हैं वो व्यवस्थापिका। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका और दूसरी कौन सी हुई? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। देखिए, एक सदनात्मक व्यवस्था जिसमें एक ही सदन रहता है वह जनता द्वारा निर्वाचित सदन रहता है, उसमें दूसरा सदन नहीं रहता है, क्योंकि वो दूसरे सदन को क्या मानते हैं? अनावश्यक, खर्चीला मानते हैं। जो देश, जो राष्ट्र एक सदनात्मक शासन अपनाते हैं, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाते हैं, उनका मानना है कि ये सब क्या है? दूसरा सदन अनावश्यक रूप से होता है, वह कानून को लंबित करने वाला होता है। देखिए, हम बात करें कि एक सदनात्मक सदन किन किन राष्ट्रों में था या है, तो हम बात करें यूनान, बल्गारिया और इसके अलावा हम बात करें चीन। इन सभी में एक सदनात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर निम्न सदन पाया जाता है, आम जनता के द्वारा चुना हुआ सदन पाया जाता है। यहाँ पर द्वितीय सदन, उच्च सदन नहीं पाया जाता है, क्योंकि इन्होंने द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था को एक अनावश्यक बुराई समझा। तो इसी प्रकार से हम बात करें इसके समर्थकों के संदर्भ में, तो यहाँ पर बेंथम जैसे विचारक ने प्रतिनिधि शासन संबंधी जो विचार व्यक्त किए, उनमें उन्होंने इंग्लैंड में भी एक सदनात्मक व्यवस्था अपनाने पर बल दिया। बेंथम ने कहा कि जो दूसरा सदन होता है वो एक अनावश्यक रूप से होता है, वो खर्चीला होता है, इसलिए एक सदनात्मक व्यवस्था ही अपनानी चाहिए। ये किसने कहा? ये बेंथम ने कहा। इसी प्रकार से हम बात करें द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में हम बात करें तो द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था में दो सदन होते हैं, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। निम्न सदन को प्रथम सदन कहा जाता है और उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उच्च सदन को द्वितीय सदन कहा जाता है। देखिए, इसी प्रकार से हम बात करें तो द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था अपनाने वाले राष्ट्रों के संदर्भ में, तो हमारे यहाँ पर भारत में, चाहे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, कनाडा में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, जापान में, इन सभी जगह पर अधिकांश राष्ट्रों ने, विश्व के अनेक राष्ट्रों ने, ज़्यादातर राष्ट्रों ने द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया।
द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था में एक सदन आम जनता के प्रतिनिधि करता है और दूसरा सदन संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रतिनिधि करता है। देखिए, एक सदन तो किसका प्रतिनिधि करेगा? आम जनता का प्रतिनिधि करेगा, और दूसरा सदन किसका प्रतिनिधि करेगा? राज्यों का, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रतिनिधि करेगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था का क्या है? एक प्रतीक होता है। देखिए, हम बात करें यहाँ पर द्वितीय सदन के बारे में, तो सबसे पहले द्वितीय सदन यानी कि दो सदनात्मक व्यवस्था अपनाने वाला राष्ट्र है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने सबसे पहले द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई, और संसद की जननी भी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को, यानी कि इंग्लैंड को। इंग्लैंड में बहुत प्राचीन समय से ही द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई है। लास्की जैसे विचारक कहते हैं कि इंग्लैंड जैसे राष्ट्र ने ये संयोगवश मानिए या फिर और कोई कारण मानिए, इसी कारण से हमारे यहाँ पर द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया इंग्लैंड में। विलोबी ने इसी संदर्भ में कहा, जो राजनीतिज्ञ हैं, विचारक हैं, राजनीति विज्ञान के विलोबी, उन्होंने इस संदर्भ में कहा, इंग्लैंड के संदर्भ में, कि शायद इंग्लैंड में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती, तो शायद ही कहीं विश्व में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती। ये किसका मानना है? ये मानना है किसका? ये मानना है विलोबी का, विलोबी के अनुसार। देखिए, अब हम बात करते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के संदर्भ में, पक्ष में कुछ तर्कों के बारे में। देखिए, हम इसके पक्ष में कुछ तर्क रखेंगे अपने। तो पहला है विवेकपूर्ण पुनर्विचार के लिए। विवेकपूर्ण पुनर्विचार के लिए देखिए, अगर एक सदन रहेगा और जनता के प्रति उत्तरदायी है, तो उसमें क्या होता है? गर्म जोश होता है, जल्दबाजी कर सकता है, तो वो उस पर पुनर्विचार नहीं कर करके निरंकुशता का प्रतीक बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि गर्म जोश के कारण जो निम्न सदन होगा, वो जल्दबाजी में कभी कभी गलत निर्णय भी ले सकता है। उसके गलत निर्णय पर रोक लगाने के लिए या फिर उसे सोचने समझने के लिए समय देने के लिए विवेकपूर्ण पुनर्विचार के लिए द्वितीय सदन का गठन किया गया है, यानी कि द्वितीय सदन का गठन इसीलिए किया गया है। हम बात करें इन्हीं के संदर्भ में, विवेकपूर्ण पुनर्विचार के संदर्भ में एक घटना घटित हुई। एक घटना बहुत अमेरिका व इंग्लैंड के संदर्भ में जो घटना घटित हुई, उसके बारे में हम बात करते हैं कि जेफरसन जैसे व्यक्ति, एक अमेरिकन विचारक थे जेफरसन, जिसने क्या किया, ब्रिटेन में थे वो जब अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और अमेरिका का संविधान का निर्माण हो रहा था, तब वो ब्रिटेन में थे, इंग्लैंड में थे।
इंग्लैंड से जब वो अमेरिका गए और अमेरिका पहुंचने के बाद में वहाँ पर उन्हें वाशिंगटन मिले। जब वो वाशिंगटन के घर गए तो उन्हें इस बात की सूचना मिली कि अमेरिका ने भी द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था अपनाई। वहाँ पर जेफरसन ने उनसे क्वेश्चन किया उनके घर जा कर के वाशिंगटन से कि आपने ऐसा क्यों किया, अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्था क्यों अपनाई, क्या विशेषता है इसमें। तो वाशिंगटन ने उन्हें कहा आप बैठिए, चाय पीजिए। दोनों के लिए जब चाय आई और दोनों चाय पीने लगे तो उसी समय ये जेफरसन ने क्या किया कि जो चाय का कप था उसे एक प्लेट में, एक कटोरी में डाल करके उसे ठंडा किया। ठंडा करने के बाद में जब वो पी रहा था उसी समय ये वाशिंगटन ने कहा कि देखिए यही हमारी एक शासन व्यवस्था की तरह है। जिस प्रकार से आपने एक पात्र से दूसरे पात्र में चाय को ठंडा करने के लिए डाला तभी आप उसको अच्छी प्रकार से पी सके, उसी प्रकार से हमारे विधि और कानून को एक सदन से दूसरे सदन में पहुंचने पर वो ठंडा हो जाता है। अर्थात सोचने समझने का, विवेकपूर्ण विचार करने का जो समय मिल जाता है उसमें उस विधि और कानून में सुधार किया जा सकता है। जल्दबाजी, क्योंकि जल्दबाजी में कभी ठीक नहीं होता, इसीलिए वाशिंगटन ने जेफरसन का उत्तर दिया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि विवेकपूर्ण पुनर्विचार के लिए द्वितीय सदन अति आवश्यक होता है। द्वितीय सदन क्योंकि उसे कुछ समय के लिए रोक लेता है और रोकने के कारण जब पुनर्विचार के लिए भेजता है तो विवेकपूर्ण उस पर कार्य किया जाता है। हम बात करें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के द्वितीय पॉइंट के संदर्भ में कि एक सदन की निरंकुशता पर रोक, एक सदन की निरंकुशता पर रोक के संदर्भ में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक सदन कभी भी निरंकुश हो सकता है, क्योंकि एक सदन तो कभी भी निरंकुश हो सकता है लेकिन दो सदन कभी भी निरंकुश नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? देखिए, विधि का निर्माण किया किसी का, हमारे यहाँ की बात करें हम भारत की चाहे विश्व की, देखिए भारत में जो निम्न सदन होता है उसे लोकसभा कहते हैं, इसे प्रथम सदन भी कहते हैं, और द्वितीय सदन जो उच्च सदन होता है उसे राज्यसभा कहते हैं। विश्व के संदर्भ में हम इनको समझे तो लोकसभा को अमेरिका में प्रतिनिधि जो सभा होती है वो कहते हैं, और यहाँ पर हम बात करें राज्यसभा को वहाँ पर सीनेट कहा जाता है। इंग्लैंड के संदर्भ में हम बात करें तो इंग्लैंड में यहाँ पर लोकसभा को कॉमन सभा कहा जाता है और राज्यसभा को लॉर्ड सभा कहा जाता है। तो देखिए नाम चेंज हो जाता है दोनों सदनों का, लेकिन कार्य दोनों का सेम रहता है। जैसे लोकसभा का अमेरिका में भी
आम जनता के द्वारा चुनी जाती है, और ब्रिटेन में भी यानी कॉमन सभा आम जनता के द्वारा चुनी जाती है, जबकि राज्यसभा, लॉर्ड सभा या सीनेट ये सभी संघात्मक शासन व्यवस्था का क्या करती है, प्रतिनिधि करती है, यानी कि राज्यों का प्रतिनिधि करती है। हम बात करें किसके संदर्भ में, एक सदन की निरंकुशता को रोकने के संदर्भ में, द्विसदनात्मक व्यवस्था के समर्थन में। देखिए, मान लीजिए किसी भी कानून को सबसे पहले कहाँ पे लाया गया, लोकसभा, मान लो चाहे राज्यसभा, तो हमने माना यहाँ पर क्या, लोकसभा। लोकसभा यानी कि निम्न सदन में कोई प्रस्ताव आया, अगर निम्न सदन ही होता तो वह अपनी मनमानी करने लग जाता, क्योंकि अपनी इच्छा से कानूनों का निर्माण करता, विधि का निर्माण करता। लेकिन यहाँ पर इसमें पास होने के बाद में कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा में। अगर कोई विशेष हो, यहाँ से जाकर यहाँ पे गया, और राज्यसभा में कई बार इनके जो स्वार्थ के कानून होते हैं, विधि होती है, उनको कौन रोक देती है, राज्यसभा। राज्यसभा इनकी निरंकुशता पर रोक लगा देती है लोकसभा की पर, क्योंकि लोकसभा अपनी इच्छा से, अपनी मनमानी से, अपने स्वार्थ के लिए कानून का निर्माण नहीं कर सकती, वो राष्ट्रहित में कार्य करेगी, तभी यह प्रस्ताव पास करेगी। दोनों में होता है प्रस्ताव तो पास, लेकिन इस सदन की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए क्या होता है, राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा एक संघात्मक शासन का प्रतीक होता है, इसमें सभी लोगों को प्रतिनिधि मिलता है, इसलिए यहाँ पर मौका होता है इनके पास इसकी निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए। इसीलिए इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखिए, हम बात करें इसी संदर्भ में, हम बात करें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के तर्क के संदर्भ में, तो तीसरा है विशिष्ट वर्गों एवं हितों का प्रतिनिधित्व। देखिए, यहाँ पर अगर एक ही सदन होगा, क्योंकि एक सदन आम जनता के द्वारा चुना जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें विशिष्ट वर्गों को इतना महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि बहुमत के आधार पर चुनाव होता है। लेकिन जो द्वितीय सदन होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो विशिष्ट वर्ग हैं उनको भी क्या दिया जा सकता है, उनको भी पद दिया जा सकता है, और उनको भी प्रतिनिधि दिया जा सकता है राष्ट्र के संदर्भ में। तो उनको अगर राज्यसभा में प्रतिनिधि मिलेगा अपना, तो वह लोकसभा की निरंकुशता पे क्या लगाएगी, रोक लगाएगी। इसी प्रकार से हम बात करें द्विसदनात्मक जो शासन व्यवस्था है, उसके अगले पक्ष में तर्क, तो वो है संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 सदन आवश्यक होते हैं, क्योंकि एक सदन किसका प्रतिनिधित्व करता है, आम जनता का। यहाँ पर दूसरा सदन होगा, वो राज्य का प्रतिनिधि करेगा, यानी कि राज्य का प्रतिनिधि करने के कारण संघात्मक व्यवस्था को अपनाएगा। ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्था अनिवार्य होती है, उसमें सभी राज्यों को प्रतिनिधि दिया जाता है। देखिए, कुछ राज्यों में यानी कुछ राष्ट्रों में समान प्रतिनिधि होते हैं, तो कुछ में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि बनाए जाते हैं। जैसे जनसंख्या के आधार पर भारत में राजस्थान से 25 सीटें हैं,
लोकसभा की और 10 सीटें हैं राज्यसभा की। देखिए उड़ीसा में भी 10 सीटें हैं, जबकि वहाँ की जनसंख्या कम है, फिर भी उसे 10 सीटें दी गई है। तो यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर असमानता पाई गई है संघात्मक शासन व्यवस्था में, जबकि अमेरिका में समान दिया गया है सभी राज्य से 2-2 सीटें। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है वो द्वितीय सदन बहुत ही कंपलसरी अनिवार्य है। हम बात करें अगले पक्ष के तर्क के संदर्भ में तो कार्यभार की कमी होती है। एक अकेला सदन क्या कर सकता है? एक अकेला सदन क्या कर सकता है? क्योंकि उसके कार्यों का जो भार होता है वह बहुत अधिक होता है। अगर उच्च सदन ही कार्य करता है, एक ही सदन रहेगा राष्ट्र में, तो उस पर बहुत ज़्यादा वर्तमान में कार्यों के भार पर वृद्धि हो रही है। इसी कार्यों की वृद्धि को कम करने के लिए, कार्यभार को कम करने के लिए द्वितीय सदन का गठन किया गया है। किसका किया गया है? द्वितीय सदन का गठन किया गया है। हम बात करें अगली जो पक्ष में तर्क है उसके संदर्भ में, तो यहाँ पर प्रतिभाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। देखिए हम बात करें प्रतिनिधित्व के संदर्भ में, तो किसी भी राष्ट्र में जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, वह बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं प्रतिभाशाली होने के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे खेल का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, और भी बहुत सारे क्षेत्र है, विज्ञान वगैरह का। उन प्रतिभाशाली जो सदस्यों को उनके ज्ञान का, अनुभव का हम फायदा उठाने के लिए भी द्वितीय सदन का गठन किया जाता है। देखिए भारत में भी बहुत सारे प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होते हैं, उनको राज्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है राज्यसभा में, या राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो प्रतिभाशाली होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों को राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का एक मौका भी कहाँ पे मिलता है? वो मौका भी द्वितीय सदन में मिलता है। हम बात करें अगले जो पक्ष में तर्क है उसके संदर्भ में, तो वो है अपेक्षाकृत शांत वातावरण। अपेक्षाकृत शांत वातावरण है क्योंकि शांत वातावरण किस में होता है? जो 2 सदन पाए जाते हैं तब ही शांत वातावरण होता है, वरना अशांत वातावरण होता है। तो इस प्रकार से हमने आज वार्ता की इन सभी के संदर्भ में, और अब हम बात करेंगे इसके विपक्ष के तर्कों के संदर्भ में, जो हमारी अगली क्लास आएगी, जिसमें हम व्यवस्थापिका के विपक्ष के जो तर्क हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया व्यवस्थापिका के संगठनों के बारे में, और संगठनों के बाद में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्कों के संदर्भ में इन सभी का विस्तृत अध्ययन किया। और अब जब तक कल हमारी क्लास होगी विपक्ष में तर्कों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।